अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लीडर अख्तर मेंगल ने आज कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया है। जबरी गुमशुदगियों, इंसानी हुकूक और ऑपरेशन समेत बलूचिस्तान के दूसरे मसाइल पर भी आवाज़ उठाने वाले अख्तर मेंगल ने अपनी सियासत आइन के दायरे के अंदर रहते हुए की। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी रहे और अपने मुतालिबात को मनवाने के लिए नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ की हुकूमतों की हिमायत भी करते रहे। 2018 के इंतखाबात के बाद हाइब्रिड निज़ाम के तहत बनने वाली हुकूमत के इत्तेहादी और फिर अप्रैल 2022 के बाद शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी रहने वाले अख्तर मेंगल को आखिर आज इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा? अख्तर मेंगल ने कहा है कि वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। वो रियासत, सदर, वजीर आज़म और पूरे निज़ाम पर अदम एतमाद का ऐलान करते हैं। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं। जब भी इस मसले पर बात करें तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है वो पकौड़े की दुकान खोल लें। बलूचिस्तान के मसले पर असेंबली का इजलास बुलाना चाहिए था। अपने इस्तीफे में अख्तर मेंगल ने लिखा है कि बलूचिस्तान के हालात ने उनको ये कदम उठाने पर मजबूर किया। सूबे के हालात को इस ऐवान में नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस ऐवान में बलूचिस्तान की हकीकी तर्जुमानी ना होने के बायस उन जैसे लोग भी बामकसद आवाज़ उठाने के काबिल नहीं। अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब बलूचिस्तान में हाल ही में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। सूरत हाल को हसास करार दिया जा रहा है। ऐसे में कैसे सियासतदान की तरफ से जो अपने मुतालिबात के लिए आइनी और सियासी जद्दोजहद का रास्ता अपनाते आए हैं, हुकूमत और मौजूदा निज़ाम पर अदम एतमाद के पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान पर क्या सियासी असरात मुरत्तब हो सकते हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, अबसार आलम, हसन निसार और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। रियासत, सदर, वजीर आज़म और पूरे निज़ाम पर अदम एतमाद, हाइब्रिड निज़ाम के इत्तेहादी रहे अख्तर मेंगल के शिकवे कितने जायज़? ज़ैगम साहब, अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान लगा लो। ये बात एक नाकाम, कोई इंतहा पसंद सियासतदान नहीं कह रहा है, बल्कि सूबे के पहले वजीर आला के बेटे, साबिक वजीर आला, विफाकी हुकूमतों का हिस्सा रहने वाले, हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा रहने वाले और अभी जो आखिरी इंतखाब हुआ वो जीतने वाला सियासतदान कह रहा है, जो खुद आइन के दायरे में सियासत करता रहा है। कितनी संजीदगी है और कितनी संजीदगी से सबको लेने की ज़रूरत है? जिस सियासत छोड़ के पकोड़े लगाने की बात तो पहली बात है उसे करनी चाहिए जिसने सियासत से शुगर मिलें ना लगाई हो, प्लाजे ना बनाए हो, कमाया ना हो। और अख्तर मेंगल यकीनन उन लोगों में से है। 2006 में भी अकबर बुगटी की हलाकत के बाद, उनकी शहादत के बाद बीएनपी मेंगल ने इस्तीफा दिया था, असेंबलियों से चले गए थे। उसके बाद वो पॉलिटिकल प्रोसेस में रहे। उनकी उम्मीद थी कि पॉलिटिकल प्रोसेस से बलूचिस्तान का मसला हल किया जा सकता है और आज वो पॉलिटिकल प्रोसेस से मायूस होकर एक इलेक्टेड ऑफिस को छोड़कर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को छोड़कर और उनके अल्फाज में तो सियासत को छोड़कर वापस जा रहे हैं। कैसे ज़्यादा मायूसी की भी कोई बात हो सकती है, नाउमीदी की कोई बात हो सकती है? आप देखिए, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है ये सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ी जाती, बंदूक से लड़ी जाती है, मैं इस पर इसरार करता हूं, लेकिन सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ी जाती। जो बंदूक उठाए होते हैं, जिन्होंने बंदूक उठाई होती है, उनको सियासी तौर पर भी आइसोलेट किया जाता है, उनके नैरेटिव को भी शिकस्त दी जाती है। और ये कैसे किया जाता है? ये सियासी अमल के जरिए किया जाता है, ग्रीवेंसेस को हल करके किया जाता है, सियासी उम्मीदें देकर किया जाता है, माशी नाहमवारी को दूर करके किया जाता। और मसला क्या है? आप ये देखिए कि खुद उन्होंने गिला, रियासती अदारे तो एक तरफ रहे, अपने साथी सियासतदानों से जो किया, जिनके साथ मिलकर उन्होंने जमहूरी जद्दोजहद की, जिनके अलायंसेस का वो साथ रहे, वो कहते हैं खुद बन जाते हैं वजीर आला, खुद ये बन जाते हैं वजीर आजम, खुद बन जाते हैं सदर। और बलूचिस्तान के हाली मवाली नहीं बनते। इसलिए नहीं बनते कि बलूचिस्तान से हैं 19 सीटें, कौमी असम्बली की सिर्फ 19 सीटें, मेरे ख्याल है लाहौर में भी इससे ज्यादा सीटें हैं। तो इनको फर्क नहीं पड़ता इक़्तिदार में आने के लिए, इनको हुक्मरान बनने के लिए, वजीर आजम बनने के लिए, सदर बनने के लिए इन्होंने अपनी अपनी कैलकुलेशन कर रखी हैं कि इधर से इतनी सीटें ले लें तो बाकी पाकिस्तान को छोड़ो। आप देखिए, सिंध में सिवाय पीपल्स पार्टी के कोई दिलचस्पी लेता है?
آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نواز نے دلچسپی لی ہو, پی ٹی آئی نے دلچسپی لی ہو. کتنا کرمنل بات ہے کہ آپ بلوچستان میں اس وجہ سے دلچسپی نہ لیں کہ وہاں سیٹیں نہیں ہیں. یہ لوگ کیوں اہم ہیں؟ دیکھیں, اختر مینگل جیسے لوگ, عبد المالک جیسے لوگ, انہوں نے 75 سال فیڈریشن کی جنگ لڑی ہے, اپنے عوام کے, اپنے علاقے کے لوگوں کی, اپنی زمین کی جمہوری پرامن جدوجہد لڑی ہے, اور وہ جنگ جیتی ہے, اور اس جنگ کو جیت کر پاکستان کو مضبوط کیا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے 1 یونٹ سے لے کر 18ویں ترمیم تک پاکستان مضبوط ہوا ہے, ناقابل تسخیر بنا ہے, پاکستان آپس میں جڑ گیا ہے. یہ پاکستان کی جمہوری جدوجہد کی ایک عظیم کامیابی ہے کہ پاکستان کے جو فیڈریٹنگ یونٹ تھے, ان جیسی جماعتوں کے نیچے, ان جیسے لیڈروں کے نیچے فیڈریشن کی جنگ جیت کر پاکستان کو انہوں نے مضبوط کیا. اور جب ہم جنگ جیت گئے, جب ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے ان مسائل کو حل کرنے کا وقت آیا, اب یہ لوگ کیا مانگتے ہیں؟ سب کچھ تو ہم دے چکے, پاکستان ایک مضبوط فیڈریشن بن چکا, 18ویں ترمیم فیڈریشن کا مسئلہ حل کر چکی. اب تو عمل درآمد کی بات ہے, اب تو اشک شوئی کی بات ہے, اب تو سیاسی طور پر ساتھ بٹھانے کی بات ہے, جس کے لیے یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارا, اور ہم ان کو ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں ہیں. ایسے لوگ جو کوئٹہ میں بیٹھتے نہیں ہیں. ایک نمونہ وزیر اعلیٰ تھا جو پورا دن سوتا تھا, پوری رات جاگتا تھا. ان جیسے لوگوں کے آپ حوالے کرتے ہیں بلوچستان جیسا صوبہ. میرے خیال میں دکھ کی بات ہے, ہم نے یہ چانس پہلے ضائع کیے, جب عبد المالک وزیر اعلیٰ تھا اس وقت ضائع کیے. اب میری درخواست ہے تمام سیاسی جماعتوں سے, پلیز اختر مینگل کو منائیں, سیاست کو بلوچستان میں واپس لائیں, صرف بندوق سے نہ لڑیں. مارے ان لوگوں کو جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے, جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن عوام کو اپنے ساتھ کرے, ان کو عوام سے الگ کرے, اور ان لوگوں کو ساتھ ملا کر عوام کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیں. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, مینگل صاحب پورے نظام پر عدم اعتماد کر رہے ہیں, حالانکہ جب چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہی وہ ہائبرڈ نظام کے بھی ساتھ مستقل رہے اور آئینی دائرے کے اندر ان کی مستقل جدوجہد جاری رہی. جو شکوے وہ آج کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو انتخاب ہوئے چند مہینے ہوئے, وہ مایوس ہو گئے ہیں, کیا جائز ہیں ان کے شکوے؟ میرا خیال ہے وہ بہت حوصلے والے آدمی ہیں جو اب آ کے پھٹے ہیں. اپنا لیول ہوتا ہے, سیچوریشن پوائنٹ آپ کا جلدی آ جائے, میرا بعد میں آئے, زغم صاحب کا اس کے بعد, وغیرہ وغیرہ. یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے, اور یہ شکوے نہیں ہیں, یہ شکایتیں نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں. میں پنجاب میں بیٹھ کے مینگل صاحب کی طرح ہی محسوس کر رہا ہوں پھر, اور میں ہی نہیں, پورے ملک کی میجارٹی, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح محسوس کر رہی ہے. کسی کو پسند آئے نہ آئے, یہ ریالٹی ہے اور کوئی راز نہیں ہے. میں کوئی نئی بات تو نہیں آپ کو بتا رہا. کوئی ایک ہے جو ساری صورتحال سے پہ دعویٰ کر سکے کہ لوگوں کی بھاری اکثریت اسی طرح محسوس کر رہی ہے جیسے مینگل صاحب کر رہے ہیں. وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ باٹم لائن از دا سیم, اور یہ ہونا بھی نہیں. جمہوریت پتہ نہیں کیا ہے, ایک فیشن بنا ہوا ہے, بولے جاتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے. یار مجھے کوئی جمہوریت سے دشمنی تو نہیں ہے, میں ایوریج سا ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں, تھوڑا بلو ایوریج ہی ہوں گا, لیکن اتنا تو مجھے بھی پتا ہے جمہوریت نے میرا کیا بگاڑا ہے. بھائی ہے نہیں, یہ فیک ہے سارا کچھ. یہ پرتھوی راج ہے جو مغل اعظم بنا ہوا ہے, وہ مغل اعظم نہیں ہے, اس کا نام ہے پرتھوی راج. ڈائریکٹر کے آصف فیشن بنا ہوا ہے. حسن صاحب وہ پارلیمان سے اور اپنے ساتھی سیاستدانوں سے شکوے کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا فضل الرحمان صاحب جب ناراض تھے, صدر وزیر اعظم ان کے پاس تک گئے بات کرنے کہ صدر اور وزیر اعظم صاحب کو اب اختر مینگل صاحب کو اپروچ نہیں کرنا چاہیے, ان کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں کریں گے؟ آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن ایک آدمی کو منانے سے کیا ہوگا؟ قوم جائے بھاڑ میں. وہ قومیں اس طرح نہیں بنتی. انڈیویجولز کو, اختر مینگل صاحب قابل احترام آدمی ہیں, میں یہ بالکل نہیں, ضرور کریں, لیکن یہاں تو بہت کچھ ہے کرنے کو. ایک جگہ آپ رفو گری, اور رفو گری کون کرے گا؟ جو اندھا ہے. اس لیے یہ نہیں ہونا. ان کو منا لیں گے, بہت اچھی بات ہے,
लेकिन दिस इज नॉट इनफ। जो भुट्टो का जुमला है फैम असैसिनेटेड में कि अगर यहां तब्दीली नहीं आती बहुत बड़ी तो फिर तब्दील करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, खत्म। मुझे लगता है वो वक्त आ गया है। सही है। अबसार साहब, अपने इस्तीफे में अख्तर मेंगल साहब कौमी असम्बली को मसाइल नज़रअंदाज जो किए गए हैं उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मगर अख्तर मेंगल साहब का इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है कि पार्लियामेंट भी इस मसले को सुलझाने के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर पाई या मौजूद नहीं रही। वो कहते हैं हमें सुनने को भी तैयार नहीं है। आसान है ये कह देना, बार बार अख्तर मेंगल को ताना दे देना हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा बने आप। बात ये है कि मैं अख्तर मेंगल सरदार अताउल्लाह मेंगल का बेटा, बार बार दोनों बाप बेटा इस पार्लियामेंट में आते हैं, इस मुल्क के आइन से हल्फ उठाते हैं, पाकिस्तान से वफ़ादारी का, आइन से वफ़ादारी का हल्फ उठाते हैं और हम फिर उनको शक की नज़र से देखते हैं। कसूर उनका ही हमारा है। पार्लियामेंट या ना पार्लियामेंट छोड़ दें इन सारी चीज़ों को। ठीक है। उस शख्स ने, हाँ आपने तो ताना दिया ना हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा, उस शख्स ने अपनी मूछ नीची की, अपने असूलों पे कतई कलामी की माजरत, ये ताना नहीं था, ये सिर्फ ये कहा था कि हर वक्त निज़ाम के साथ चलने की कोशिश की उन्होंने, आगे चलें, हर निज़ाम के साथ चलने की पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो ताकि बलूचिस्तान में भी आइन और कानून की हुक्मरानी हो। हमने बदले में क्या दिया उन लोगों ने? मैं उनकी बात करूं जो पाकिस्तान से जुड़े रहते हैं, जैसे अभी ज़ैगम खान साहब ने बात की है डॉक्टर अब्दुल मालिक की, महमूद अचकज़ई की, हासिल बिजंजो की, और जिस चीफ मिनिस्टर का उन्होंने नाम नहीं लिया वो जो रात को जागता और दिन को सोता था, कुद्दूस बिजंजो। मेरा दिल दुखता है कि मैं किसी को कहूँगा पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इसको लगवाया, जिसने लगाया, जिन्होंने, उनसे कोई पूछेगा कि आप हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? ऐसे लोगों को आगे लाके हमारे सर पर बिठा के, जिससे हर कोई उठ के जमहूरियत को, सियासतदानों को ताने देता है, लाता कौन है उनको? क्यों नहीं डॉक्टर अब्दुल मालिक को आपने 2.5 साल से ज्यादा हुकूमत करने दी? क्यों हासिल बिजंजर को चेयरमैन सेनेट नहीं बनने दिया? अख्तर मेंगल क्या करे? कितनी बार वफाक के पास आए अपने झोला उठा के, वफाक उसको बदले में क्या देता है? बलूचिस्तान में हालात देखे क्या है, उसे सियासत करनी है, वहां पे लोगों में जाना है, जान को खतरा है, वो क्या करे यहां बैठ के पार्लियामेंट में जब लोग उसको वहां के लोग ताने देते हो कि क्या कर रही है पार्लियामेंट हमारे लिए? मारंग बलोच ने ट्वीट किया पिछले दिनों, उसने कहा कि जी भाई रूल ऑफ लॉ पे हमसे बात कर लें, तो करे ना, दहशतगर्दों को मारे पकड़े कानून के कटहरे में लाए, मैं कहता हूं। और लेकिन 1,46,00,000 बलोच सारे तो दहशतगर्द नहीं है। कितना बजट उनको साल में जाता है, कितना उन पे खर्च होता है, और कितना गाड़ियों में से कैश बरामद होता है? कभी किसी ने हिसाब लगाया किन की गाड़ियों से कैश बरामद होता है? बजट के पैसे, मैं स्मगलिंग के पैसे की बात नहीं कर रहा अभी। वैलिड पॉइंट, एहतसाब होना चाहिए। 512 अरब रुपया पिछले साल मिला है बलूचिस्तान को, 512 अरब रुपया। 78 लाख नौजवान है, हर एक को 1 लाख रुपया महीने का दें तो 64 करोड़ रुपया महीने का बनता है टोटल, 9 अरब 36 करोड़ रुपया साल का। अगर 1-1 लाख रुपए घर बिठा के भी दें, 65% पॉपुलेशन नौजवान, हालांकि उसमें बच्चे भी होंगे और कुछ रोजगार पे भी होंगे, मैं एक ऐसी बात एक एस्टिमेट कर रहा हूं, और उनको कोई रोजगार सिखा दे, नहीं करना ये काम। 100 अरब रुपया खर्च नहीं कर पाई बलूचिस्तान की हुकूमत, ठीक पड़ा हुआ है, कोई इधर उधर बैंकों में रखवाया के कुछ किया, कहीं खुफिया कहीं पे खर्च कर लिए। 100 अरब खर्च नहीं किया, अवाम को पीने का पानी नहीं दिया, वो मिनरल वाटर की बोतलें ले आए खुद जाके शहरों से। अगर आप उनको तरीके से दें, कोई पैसे रोजगार पे लगाएं, किसी पे उनको ट्रेनिंग दें, स्किल सिखाएं, बाहर भेजें मुल्क से, दूसरे सूबों में जाके स्किल्ड लेबर काम करे, क्या करें लोग? सरदार बिठाए हुए हैं आपने ऊपर, एक एलीट वहां की है, बलोच एलीट, उसको साथ मिला हुआ है, सब लगे हुए खाने पीने पे, पाकिस्तानी फिक्र किसी क्यों नहीं है? ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, जितनी गुफ्तगू जो सबने गुफ्तगू की, शिकवे जायज़ समझ में आ रहे हैं, पूरे निज़ाम पर अदम एतमाद कर रहे हैं मेंगल साहब, क्या सदर वज़ीर आज़म को उनसे बात करके उन्हें कौमी धारे और निज़ाम में लाने की ज़रूरत है? जो श्योरिटीज़ मांग रहे हैं, क्या सदर और वज़ीर आज़म वो दे पाएंगे, दे सकते हैं? इन्होंने इस इस्तीफे में कोई श्योरिटी नहीं मांगी। उन्होंने कहा द प्रिवेलिंग सिचुएशन द बलूचिस्तान हैज़ कंपेल्ड मी टू टेक दिस स्टेप, आवर प्रिंस हैज़ कंसिस्टेंटली बीन मार्जिनलाइज्ड एंड इग्नोर्ड बाय दिस हाउस।
उन्होंने कोई तकरीर वकील करने की कोशिश की थी या कुछ कहना चाहा, उनको वो मौका नहीं मिला और ईवान में, और उन्होंने ये फैसला कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईच डे वी आर पुश फर्दर टू द वॉल लिविंग अस विद नो चॉइस बट टू रिकन्सिडर आवर रोल्स। ठीक है, अगर वो ये समझते हैं कि उनको मौक़िफ़ का इजहार करने की इजाज़त नहीं है तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे के दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश की है। तीसरी बात उन्होंने की है, द लैक ऑफ द जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन इन असेंबली फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान हैज़ लेफ्ट वॉइसेस लाइक माइन अनएबल टू ब्रिंग मीनिंगफुल चेंज। वो जो खुद भी ख़ानदान उनका चीफ मिनिस्टर रहा, ख़ुद भी अहम ओहदों पर रहे, आज उनको ये एहसास हो गया, चलें मैं माने लेता हूँ ये एहसास हो गया। उनको एहसास क्यों हुआ? अख्तर मैंगल कहते हैं कि बलोच अस्करियत पसंद मुझे गद्दार समझते हैं, जबकि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट भी मेरे साथ दुश्मन की तरह सलूक करती है, मुझे दोनों तरफ से निशाना बनाया जाता है। ये है लुबे लबाब उनके गुस्से का, उनके इस एक्शन का। ये बात मेरे दोस्त कर रहे हैं, मैं इनसे कहूँगा कि ये सारे के सारे जो दोस्त इस किस्म के बयानात देते हैं वो बताएं वो चाहते क्या हैं। मैंने बता दिया ना, 6 निकात उनके ऊपर के सुना दिया ना, इसमें आवाम के लिए क्या है, उनकी बेहतरी के लिए क्या है, फ्यूचर का विजन क्या है, क्या रोड मैप क्या है, वहाँ पे इन ज़्यादतियों को ख़त्म करने को। ये एक स्पेसिफिक ज़्यादतियों की बात करते हैं जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब ये इक़्तिदार में रहे। ये मालिक की बात की गई तो मालिक का जो फैसला था वो उसकी मर्ज़ी के तहत हुआ था कि कितने साल उसने हुक्मरानी करनी है और कितने साल किसी ने हुक्मरानी करनी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें बलूचिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों की बेहतरी के लिए बात करनी है, उनके हकूक़ के लिए बात करनी है और अदारों की जो उनके साथ ज़्यादती है उसको कंडेम करना है, लेकिन सारे बलूचिस्तान के लिए। एक ख़ास बलूचिस्तान के ख़ास लसानी जो लोग हैं उनके बारे में बात नहीं करनी है। तो मुझे ये इस्तीफ़ा जो मेरे सामने मौजूद है इसमें तो उनको सबसे बड़ा गिला, और गिला जायज़ है। मैं ये समझता था कि बहुत बड़ी गलती हुई उस दिन मिनिस्टर से। मिनिस्टर ने कहा जी कि आज हम ये पेश करना चाहते हैं बिल। मुतालबा उस दिन ये होना चाहिए था, और मुतालबा था कि उस दिन बलूचिस्तान के इशू के ऊपर खुल के डिबेट होनी चाहिए थी कौमी असेंबली में। और ये उसकी नाअहली है मिनिस्टर की कि मिनिस्टर ने बिला वजह वक्त ज़ाया किया, और अगर उस दिन उनको ये बात करनी देती तो ये इस्तीफा ना आता। सही है। अब ये जो नाअहलियाँ हैं एक सियासी जमात के कुछ लोगों की, उसको पाकिस्तान की नाअहली तो ना समझा जाए, हम सबको तो ना रगेदा जाए और ये ना कहा जाए कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। मैंगल्स कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं ऐसे हुए जैसे अचकजी नहीं खिलाफ, अचकजी भी इलेक्ट होके आता है। वो लोग जो इलेक्ट होके आते हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि आके सबसे पहला काम ये करते हैं वो हलफ उठाते हैं 1973 के आइन के ऊपर, अपनी लॉयल्टी की बात करते हैं। मैं इनके साथ हूँ, ये उनकी नाराज़गी है, और वन ऑफ द रीज़न जो नाराज़गी तहरीर की है उन्होंने वो यही है कि उनको बलूचिस्तान के उस इशू पे उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया, जो बहुत बड़ी गलती थी हुक्मरान पार्टी। और उनका फोरम भी वही था कि उस फोरम पर बात नहीं करने दी गई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे IMF की शराइत एक जानिब और हुकूमत के फैसिलिटेट करने के दावे दूसरी जानिब। पलड़ा भारी किसका रहेगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फख्र से पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए अगस्त और सितंबर के बिलों पर फौरी रिलीफ देने, पंजाब में बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती करने, मुख्तलिफ शोबों में 45 अरब रुपए की कटौती करने, सोलर पैनल स्कीम पर भी 700 अरब रुपए का ऐलान किया गया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को शाबाश भी दी, मगर 3 मरतबा के वजीर आजम और मंजे हुए सियासतदान होने के बावजूद नवाज शरीफ शायद इस मौके पर भूल गए कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अभी नून लीग इस रिलीफ को कैश करवाने ही में लगी हुई थी कि इत्तला आ गई कि IMF ने 30 सितंबर तक की सब्सिडी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया है। अब सोलर पैनल देने का 700 अरब का मंसूबा भी खतरे में पड़ गया है। 37 माह के $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत ऐसी सब्सिडी नहीं दे पाएगी। IMF की शर्त के मुताबिक सूबे किसी भी माशी प्रोग्राम से पहले वजारत खजाना से मशवरा करेंगे ताकि IMF का प्रोग्राम मुतासर ना हो। माजी में IMF सूबाई पॉलिसीज़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, मगर अब नया प्रोग्राम सूबाई हुकूमतों की माशी पॉलिसीज़ का भी अहाता करेगा।
IMF का मुशाहिदा है कि पंजाब और सिंध के महासिल के तखमीने बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कैश सरप्लस पैदा करने के अहदाफ को पूरा करने में मुश्किलात आ सकती हैं। ज़राए के मुताबिक IMF वफाकी हुकूमत के बिजली की कीमतों में 6 रुपये फ़ी यूनिट कमी के मंसूबे को भी अभी तक मंजूर नहीं कर रहा। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि माशी मामलात को समझने का दावा करने वाली नून लीग की क़यादत को मईशत का इतना सादा उसूल क्यों नजर नहीं आया कि जदीद दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार IMF जब भी किसी मुल्क को कर्ज देता है तो उससे ऐसी शराइत पर अंगूठे लगवाता है जिनका मकसद उस मुल्क के अवाम की माशी बहबूद से ज़्यादा अपने कर्जों की सूद समेत वापसी ही होता है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि रिलीफ देते देते हुकूमत कहीं कहीं और न फंस जाए। सवाल पैनल के लिए इस तरह से, IMF शराइत पर अंगूठे, अवाम माशी कुर्बानी के लिए तैयार, क्या नून लीग सियासी कुर्बानी दे पाएगी? हसन निसार साहब, रिलीफ की बात तो कर दी गई, मगर जहां से कर्जे लेने और उधार पकड़ना है वो तैयार बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि ऐसा कर ही कैसे सकते हो। क्या समझ नहीं पाई नून लीग की हुकूमत? देखें, ये जो आपने डिफाइन किया है ना IMF वगैरह वाला, जी, ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जी, ठीक जी, है, जी, ऑनर्स बिल्कुल। मास्टर्स इसी में किया है। ठीक, तो एक बात जहन में रखें, जी, जो इस तरह के इदारे होते हैं ये रिवायती किस्म के मुहाजिन या सूदखोर बनिए नहीं हैं। इनकी कोशिश ये होती है कि असामी मरे ना। आप उल्टी बात कर रहे हो, अच्छा, ये याद रखें। उन्हें आवाम से कोई दुश्मनी नहीं होती। आप बैंक जाओ, कोलेट्रल पेश करो, प्री फिजिबिलिटी बना के उनको दो, वो आपको आपका अपना बैंक ये करेगा। आप उनको विलन बना रहे हो, कतन नहीं। और वो आपको घर आके कन्विंस नहीं करते कि हमारे पास आओ, गलत है। उनकी नीयत पे शक करने से करोड़ गुना बेहतर होगा कि अपने हुक्मरानों की नीयतों और करतूतों पे गौर करें। आगे ये आगे देखिए होता है क्या। कैसर बंगाली का बयान पढ़ें, इन्होंने तो अहमकाना तरीके से उसको रिबट किया है ना। उसने जो बयान दिया है वो ज़रा पढ़ के देख लें, मेरे वो कोई रिश्तेदार नहीं है। अच्छा, बाकी आयशा आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर का वैसे ही जवाब नहीं। आज तो मैं कायल हो गया, बहुत पहले से हूँ, लेकिन आज तो बस कमाल ही हो। कुर्बानी दे पाएगी का क्या मतलब है? ये क्या मसला है? कुर्बानी दे पाएगी, वो इनकी कुर्बानी तो कब की हो चुकी, गोश्त भी तकसीम हो चुका। ठीक है, हमारा ये कुर्बानी दे पाएगी, गागेगी। पाकिस्तान एक ऐसा नगमा है जो गागेगी के राग पे कंपोज हुआ है। कुर्बानी, वो खुदा का खौफ करें, हद हो गई। तो 4 साल से ज्यादा तो मुझे हो गया कि ये बर्फ का ब्लॉक है जो पिघल रहा है। उसके बाद मैंने इसको अमेंड किया और कहा ये पिघल चुका है। अब नीचे थोड़ा बहुत गारा गंदा पानी है, एक वाइपर आएगा और साफ हो जाएगा, खत्म। कुर्बानी दे पाएगी। अब ये जो कह रहे हैं कि हम 1 मिनट हमने सियासत की कुर्बानी दे, इसका मतलब है इनडायरेक्टली ये तस्लीम कर रहे हैं। कल आपके प्राइम मिनिस्टर का बयान है, हमने सियासत की कुर्बानी दी। बिल्कुल दे चुके हैं। ठीक हो गया। हाँ, फिक्र की कंस्ट्रक्शन में चालाकी है, अदरवाइज कुछ नहीं, हो चुकी है। ठीक है इफ्तिखार साहब, जी निगरान तो दोबारा जिंदा नहीं होती। हाँ जी, ठीक है, ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब निगरान थे तो इलेक्शन के नताइज ने बताया कि सियासी तौर पर हर्ट हुई नून लीग। एक तरफ रिलीफ की बात कर रहे और कोशिश भी की, हमने देखा गुज़श्ता हफ्ते अशरे में, मगर IMF भी बता रहा है कि मैं मौजूद हूँ। अब 37 महीने तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें हिल नहीं सकती उनकी मर्जी के बगैर। तो फिर सवाल तो उठता है कि जिस रिलीफ की बात कर रहे हैं वो मजीद पोलिटिकली हर्ट ना करे अगर ना दे सके। मेरे एक दोस्त ने कहा कि वो बर्फ़ पिघल गई और नीचे कीचड़ पड़ा, तो आने वाले उस कीचड़ से क्या बर्फ़ बना लेंगे? हैं? ये क्या बात है? नहीं, ये मैं आपसे बात कर लेते हैं। नहीं, मतलब कीचड़ से बर्फ़ बन जाएगी और ये जो रिलीफ मिला है आवाम को। नहीं यार, ये तो बहस ही नहीं है ना, ये मौजू नहीं है मेरी जान। मौजू मैं बहस करना भी नहीं चाह रहा, मेरी जरूरत के नहीं, मैं आज की तारीख तक बात कर रहा हूं, आने वाले दिनों में बात करें। मेरी जरूरत है, से बाद में मेरी पता नहीं आने भी है कि नहीं। और भाई मेरी जरूरत कि मैं अपने उस्ताद से बहस करूं। मैं बिल्कुल मुनासिब तौर पे ड्राइव करके घर जाना चाहता हूं। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, वैसे नहीं हत्ता कर, मेरी बात सुन लो। जी जी, जिस इंकलाब के इंतज़ार में आप जैसे लोग पाकिस्तान में बैठे हैं ना, बेचैन हुए, वो इंकलाब कतन नहीं। अच्छा मेरी आप प्लीज़ देखो हसन,
प्लीज लेट मी गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। प्लीज प्लीज वो इनकलाब, लेकिन मैं नहीं हूं ना उनमें से चलो इनकलाब। नहीं है तो अच्छी बात है कि तुम गैर इनकलाबी आज हो गए। पानी पिलाएं दोनों को। अच्छी बात। और तुम्हारा अफसार क्या करें, तुम्हें ठंडा पानी हम दोनों ना पिलाएं। लाहौर का मौसम बहुत ठंडा है, ये खुद ही अभी खुशगवार हो जाएंगे। तुम्हारे पे पूरी मशक की मशक ना पानी की फेंकने ला के दोनों हम कमाल है। फेंक दें आपसे, लाहौरी लीड से उम्मीद ही मुझे ये है। लाहौरी एलीट बातें करते हैं जो बोले उस पर ठंडे पानी की मश्क फेंक दो, ये लाहौरी लीड का उसूल है। क्यों माँ, तेरा ये माल बिकेगा आज, ये क्लिप अभी तूने चढ़ा देना है और तेरा ये माल बिकेगा, मुझे पता है। नहीं अच्छा यार प्लीज, मैंने क्या चढ़ा, प्लीज यार, आप दोनों बुजुर्ग हैं, आप प्लीज, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लड़ते बुजुर्ग नहीं, हम लड़ नहीं रहे, हम लड़ नहीं रहे। मेरे एक दोस्त का ख्याल है बर्फ पिघल गई है, कीचड़ आ गया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या उस कीचड़ से बर्फ बनेगी? तो मैं समझता हूँ नहीं बनेगी। हकाइक ये हैं कि पाकिस्तान के अवाम को अगर कोई हुकूमत सहूलत दे रही है और IMF का मुआहदा ऐसा है कि उसको सहूलत से इनकार करना पड़ेगा, तो ये संजीदा मामला है। वो अपने घर में तो ये 52 अरब रुपया नहीं ले जा रहे। तो क्या ऐसे मुआहदों को हम माने जाएंगे? आप इनकलाबी अगर मानते हैं तो माने, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? सिविल वॉर। ये जितनी भी गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी पर दबाव बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा? चोरी होगी, चकारी होगी, कत्ल होगा, लूटमार होगी, यही होगा ना। और अगर कुछ लोग चाहते हैं बैरून मुल्क बैठे हुए भी, और कुछ इदारे चाहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर जाए, ये उनकी कोशिश का हिस्सा है। अब मैंने आपसे कर्ज लिया, मैंने आपको कर्ज वापस करना है, लेकिन आप ये शराइत नहीं कर सकते मेरे के ऊपर कि उस कर्ज के साथ किस तरीके से मैं आपको वापस करूं। ठीक है, लेकिन इस बिजली के बिलों में आप क्या मदाखलत कर रहे हैं? आप साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वही साजिश जो आपने मिस्र के खिलाफ की, वही साजिश जो आपने श्रीलंका के खिलाफ की। आप एक साजिशी किरदार हैं, और ये साजिशी किरदार जिस मकसद के लिए काम करना चाहता है उसमें नाकाम होगा। आने वाले को भी अवाम के मसाइल को हल करने के लिए उनको रियायत देनी पड़ेगी। अगर अवाम को रियायत देना जुर्म है, तो ये जुर्म तो हर हुक्मरान करेगा, हाँ हुक्मरान आप ही का क्यों ना हो। सो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है, ये हक है कि वो उन्होंने तरक्याती पैसों से सर मना कर दिया उन्होंने इसके अंदर, तरक्याती बजट से नहीं इस्तेमाल कर वो कौन है? यही तो खेल है, जब जिससे आप 7 अरब डॉलर मांगते हैं। ब्रेक लेने दें, यही तो खेल है। ये खेल वो खेल चुके हैं 2-4 ममालिक में, और वो इस मुल्क में खेलना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आवाम को जो सहूलत हुकूमत अपने वसाइल में से दे रही है और कर्ज की अदायगी भी कर सकती है, मैं हुकूमत के उस मौक़िफ़ का हामी हूं, हुकूमत किसी की भी हो। देखना है हुकूमत की समझ के साथ मुआहिदे करते हैं। ब्रेक के बाद ज़ैगम साहब और अफसार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ैगम साहब, माशी मुश्किलात में घिरी नून लीग की जानिब से ये रिलीफ के मामले और बिजली रिलीफ को भरपूर तरीके से कैश करवाया गया, नवाज शरीफ साहब का विजन करार दिया गया, और शहबाज शरीफ साहब भी दूसरे सूबों को मशवरा देना शुरू हो गए। क्या IMF ने जवाब देकर वो पंजाबी मुहावरा याद करा दिया है कि पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी ये सवाल उठाया जा रहा था कि वो कौन है, वो कौन होते हैं? वो है जिनके उधारों से आप इस मुल्क को चला रहे हैं, जिनके उधारों से ऐवान सदर की बत्तियां जलती हैं, जिनके उधारों से वजीर आजम हाउस की बत्तियां जलती हैं, जिनके उधारों से 3-3 करोड़ रुपए के टायर खरीदे जाते हैं गाड़ियों के। ये हूटर चलते हैं, ये 30-30 गाड़ियों के कारवान चलते हैं। बजट को देख लें, उनके उधारों पे चलते हैं। और इसलिए चलते हैं कि आपने एलीटिस्ट इकानमी बनाई है, आपने एलीटों को मराद दी हैं, आपने गरीबों को निचोड़ा है, आपने मईशत में कुछ छोड़ा ही नहीं, आपने पैदावारी सेक्टर्स को फरोग ही नहीं होने दिया, आपने शुगर मिलों की मईशतें लगाई हैं, आपने क्रोनी कैपिटलिज्म को फरोग दिया है, आपने 18 बिलियन डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट किए हैं, आपने जरूरत से 3 गुना ज्यादा बिजली कर लगाए हैं, आपने पावर सेक्टर के रिफॉर्म नहीं किए हैं, आपने मईशत के रिफॉर्म नहीं किए हैं, क्योंकि कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। आज आप कहते हैं आप कौन होते हैं? जो उधार देगा वो ये तो कहेगा कि पुत्र वापस कितू कर सो, और अगर ये काम करोगे तो वापस नहीं होगा हमारा उधार। अच्छा है या बुरा है, वो उधार देने वाला है। उधार देने वाला इंश्योर करेगा कि आप उधार वापस उसको दें, चाहे वो 30,000 रुपए उधार देने वाला एक माइक्रो क्रेडिट बैंक हो, 5 करोड़ रुपया देने वाला कोई बड़ा बैंक हो,
یا اربوں روپے 7 ارب ڈالر دینے والا IMF ہو، بینک ہوتے ہیں. گھر کو ہم نے خود برباد کیا ہے. کتنی آپ نے اچھی بات کہی کہ کیا مسلم لیگ نواز قربانی دے گی. عائشہ آپ بہت ینگ ہیں ہماری نسبت. کسی قربانی پہ آپ نے شیر کو قربانی کیے جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی نے شیر کو حلال کر ڈالا ہو؟ نیشنل جغرافک ضرور آپ دیکھتی ہوں گی. شیر قربانیاں لیتا ہے، بھیڑوں کی، بکریوں کی، 12 سنگوں کی، ہرنوں کی. جو باتیں آپ کو میں نے معیشت کی بتائی ہیں، شیر قربانی لے رہا ہے. 19 روپیہ ایک یونٹ میں تو اس بلا ضرورت بجلی گھروں کے کرائے کا ہے. ٹھیک. اور شیر کہتا ہے میں 14 روپے فی یونٹ تمہارے پیسوں سے تمہیں دوں گا اور تم پر احسان عظیم لگاؤں گا 2 مہینوں تک کے لیے. ریفارم نہیں کروں گا. 1800 ارب کے ایکسٹرا لگا دیے گئے ٹیکسز دکانداروں سے نہیں لوں گا. میرے لاڈلے ہیں. 10 بلین ڈالر کا وہ صرف سمگلنگ کا مال بیچتے ہیں، وہ غریب نہیں، لیکن لاڈلے ہیں جی ساڈے، ان کا نام نہیں لے سکتے. نتیجہ 111 ارب روپے کا ٹیکس کا شارٹ فال ان 2 مہینوں میں ہو چکا. درست ہو گیا. اس طرح نہیں چلتے ملک، یہ کوئی طریقہ نہیں. یہ طریقہ نہیں. اب سار صاحب اطلاعات کے مطابق IMF اب صوبوں کے بجٹ تک اس کی نظر ہوگی اور وہاں بھی جو کوئی ایشورٹیز دی جائیں گی، یعنی کہ وہ کوئی یونیلیٹرل ایکشنز نہیں لے سکتے اور نہ انڈرمائن کریں گے IMF کے معاہدوں کو. صوبائی حکومتوں کی پالیسیز کتنی اثر انداز ہوں گی اس پوری صورتحال میں؟ ایک تو میں تو صحیح کر دوں، یہ بینک نہیں ہے. ابھی زیغم صاحب فرما رہے تھے بینک ہے، بینک نہیں ہے. ہمیں لوگوں کو صرف بات بتانی چاہیے. فنڈ ہے اور سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، پوری دنیا کے ممالک نے اس کا ممبر بننے کے لیے. ہم اس سے اپنے دیے ہوئے پیسے وہاں جمع کروائے ہیں، ہم نے رکھوائے ہیں کہ جب ضرورت ہو کہ کیپٹلزم میں جس کے عذاب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، آپ نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے، تو جب ہم کہیں ڈیفالٹ کے خطرے کے قریب پہنچے، ہمارے رکھے ہوئے پیسوں میں سے ہمیں دے دیں کچھ انٹرسٹ لے کے. تو اس لیے ہمارا حق نہیں ہے. ہاں کنڈیشن پہ ہے حق، ہمارے 7 بلین ڈالر کنڈیشن پہ حق. چلے جتنے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا، پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہماری اکانومی تو جتنی بڑی ہے اس حساب سے ہم ضرور ہے، جتنی ہماری اکانومی کا سائز ہے اس حساب سے رکھائے ہیں، اسی حساب سے ہمیں وہ دیتا ہے. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ پچھلے 1.5 سال ہم یہاں پہ سنتے رہے IMF کی سخت کنڈیشن مان لی. آج IMF کی کنڈیشنز کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، بجائے میں تو آپ کو شروع سے کہتا رہا ہوں IMF تو اس ملک کے لیے لعنت ہے. اور اس کے جتنی شرائط ہیں، جتنے اس کے بات چیت کرنے والے ان کے سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں، دے آر اکنامک ہٹ مین. اور یہاں ان کے جو لوگ ہیں، ان کے ایجنٹ یہاں پہ جن کو وہ کبھی وزیر بنواتے ہیں، کبھی کچھ بنا دیتے ہیں، وہ ساری ہماری اکانومی کو سب تباہ تو وہ کر کے گئے ہیں، ہمیں اٹھنے تو وہ نہیں دیتے. تو میں تو IMF کے کسی پرسکرپشن پہ بلیو ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت ہے ہماری ریٹنگ بہتر ہو جائے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ہم پہ اعتماد بہتر ہو جائے اور انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے. اس کے لیے ہمیں ایک سسٹم کا، انٹرنیشنل سسٹم کا، کیپٹلزم کا حصہ بن کے رہنا ہے. اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ بنیا تو نسود خور بنیا نہ بنے IMF اور ہم اس کے آگے فراڈ لے جاتے ہیں. ہاں جی پنجاب نہیں دیتے ہماری مرضی. صاحب تو حکومت کسی سمجھ سے معاہدہ کرے گی یا مزید سیاسی طور پر ہرٹ ہونے کو تیار ہوگی؟ اس لیے نہیں سمجھ سے معاہدہ کرتی کہ یہاں بیٹھے ہوئے دانشور حکومت کو تانے دیتے ہیں کہ تم لیٹ کیوں کر رہی ہو. جب حکومت لمبا کرتی ہے معاہدے کو، نیگوسیشنز کو، کنڈیشنز پہ، ہم حکومت کے کپڑے اتارتے ہیں یہاں پہ. پر اپنے گھر میں بھی تو ریفارم اور ریسٹرکچر نہیں کر پاتے نا، شارٹ ٹرم رستہ ڈھونڈتے ہیں. آج تک بجلی چوری حل نہیں کر سکے ہم، تو اپنا سرکولر ڈیٹ نہیں ختم کر پاتے. مجھے بتائیں، ایک بات بتائیں، آپ ابھی کہہ رہے ہیں ہم کہ تاجروں کو سے نہیں ٹیکس لیتے، فلانوں سے لیتے. ابھی انہوں نے سٹرائک کی ہے 1 دن پہلے، ہڑتال کی پورے ملک میں، تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں. ٹھیک ہے، حکومت کے مخالف. ابھی انہوں نے کہا 3 دن اور کریں گے. اسلام آباد میں آپ دفتر میں آئیں، اس دفتر میں جہاں میں بیٹھا ہوں، آ کے دیکھیں آپ پچھلے 2 مہینے سے کتنے کنٹینر لگے ہیں. ایک دن ٹائم پہ دفتر نہیں ہم پہنچ پاتے اور روزانہ کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے. ایسی عادت ڈال دی ہے. اس طرح معیشتیں چلتی ہیں، اس طرح اکانومیز چلتی ہیں، اس طرح لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. کس پہ ٹیکس لگائیں؟ ہر کوئی جس پرائیویٹائز کرنا ہے وہ سڑکوں پہ ہے. اگر کسی کی تنخواہ نہیں بڑھائی وہ سڑکوں پہ ہیں. اگر آپ نے ٹیکس لگا دیے تاجروں پہ وہ سڑکوں پہ ہیں. اور آپ یہاں بیٹھے باتیں کرتے ہیں کہ IMF جو ہے وہ منو سلوا اتار رہی ہے، جو مصر میں اتارا اور جو برازیل میں اتارا اور جو ارجنٹینا میں اتارا، وہ دیکھا ہے ہم نے. تو بات صرف یہ ہے کہ 2 مہینے کا ریلیف بھی
उस गरीब से जाके पूछे जिसने बिजली खर्च करनी है। ठीक और हो। ये 2 महीनों में बिजली ज्यादा इस्तेमाल होती है और रिलीफ होता है, मुस्तकिल इलाज नहीं है। ठीक हो गया। मुस्तकिल इलाज होने चाहिए, लेकिन अगर गरीब को थोड़ा रिलीफ कहीं मिल जाता है शॉर्ट टर्म भी, तो हमें उसको इतना अपोज नहीं करना चाहिए। ठीक है गरीब को जी। भी सब्सिडी की जरूरत है, जिस तरह एयरपोर्ट वालों को जरूरत है, जिस तरह मोटरवे वालों को जरूरत है। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।